आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन के उपरांत उपजी भारतीय राजनीतिक स्थिति का। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था और अहमदाबाद के सेशन जज ने 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा असहयोग आंदोलन चलाए जाने के कारण कर दी थी। तो जब महात्मा जी की गिरफ्तारी हो गई तो राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन में एक अंतराल दिखने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के नेता थे वो भी 2 समूहों में बंट गए थे साथियों। तो वो जो कांग्रेस के नेता जो 2 समूह बन गए थे उनमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 गुट हो गए थे। जो परिवर्तनवादी नेता थे उनका मानना था कि एक राजनेता के रूप में महात्मा जी असफल हुए हैं, अतः अब जो है विधायिकाओं के बहिष्कार की नीति को त्याग करके कांग्रेस को विधायिकाओं में प्रवेश करना चाहिए और अड़ंगा डालने की राजनीति के तहत ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों को लागू न होने देने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी ओर जो ये परिवर्तनवादी गुट था इसके प्रमुख नेता चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ये 3 प्रमुख नेता थे। इनका यही मानना था कि एक राजनेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं, अतः विधायिकाओं के परित्याग की नीति में बदलाव लाना चाहिए और विधायिकाओं में प्रवेश करके अड़ंगा डालने की राजनीति के तहत कार्य करना चाहिए। दूसरा जो अपरिवर्तनवादी गुट था वो जो है उसका मानना था कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, उसमें जो है समय के अनुसार जो है अंतराल आवश्यक है और एक अंतराल के बाद पुनः जब भारतीय जनता आंदोलन के लिए तैयार होगी तो प्रभावी आंदोलन चलाया जाएगा। तब तक के लिए जो ये नो चेंजर्स का जो है गुट था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, एन.जी. रंगा और डॉक्टर अंसारी जैसे नेताओं का मानना था कि इस अंतराल में कांग्रेस को महात्मा जी द्वारा सुझाए गए जो सकारात्मक कार्य हैं, जैसे मद्य निषेध, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना और चरखा को लोकप्रिय बनाना, स्वदेशी और बहिष्कार को आगे बढ़ाते रहना, वो इन सकारात्मक कार्यों में स्वयं को लगाए जाने की बात कह रहे थे। तो ये अपरिवर्तनवादी गुट था। अंततः जो है जो परिवर्तनवादी गुट था उसने जो है कांग्रेस के अंदर ही वो स्वराज पार्टी के गठन के बात को रखा और स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस स्वराज पार्टी का गठन हो गया और स्वराज पार्टी के गठन का वही उद्देश्य था जो परिवर्तनवादियों का था, अर्थात तो उनका मानना था कि अब जो है कांग्रेस में सारे विधायिकाओं में प्रवेश करके हमें जो है अड़ंगा डालने की राजनीति के तहत कार्य करना चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए अंततः जब नवंबर 1923 को आम चुनाव हुए तो स्वराज पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया और स्वराज पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली, जो
जो है केंद्रीय विधायिकाओं में 101 सीटें थी। उन 101 सीटों में 42 सीटें जीतने में वो जो है स्वराज पार्टी सफल रही। यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यद्यपि उससे बहुमत हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो जो है सबसे बड़े दल के रूप में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में उभर कर सामने आने में सफल रही। इसके अतिरिक्त 6 राज्यों में स्वराज पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया और जो है अपने अड़ंगा डालने की राजनीति के तहत स्वराज पार्टी ने जो ब्रिटिश हुकूमत के अतार्किक और ये कह लीजिए अहितकारी जो भारतीय जनता के लिए अहितकारी विधेयकों को पारित नहीं होने दिया। यानी वो जो है अपने उद्देश्यों में बहुत हद तक स्वराज पार्टी सफल रही साथियों। इसके बाद यहाँ पर मैं ये कुछ अन्य जो दल थे वो भी सक्रिय हो गए थे, तो उन दलों का भी मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ। जैसे राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय उदारवादी दल भी अब भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर उसकी भूमिका प्रारंभ हो गई थी। स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एनी बेसेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि ये ऐसे नेता थे जो अंत तक असहयोग आंदोलन के चलाए जाने के विरुद्ध थे। अतः उन्होंने जब जो है नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एनी बेसेंट ने त्यागपत्र दे दिया था और इस राष्ट्रीय उदारवादी दल से श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और बिपिन चंद्र पाल भी जुड़े थे। 1923 के चुनाव में इस लीग का यद्यपि पूर्ण रूप से सफाया हो गया था, कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई थी। एक और दल इसी समय गठित हुआ था, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में कुंभ मेले में की गई थी। और ये हिंदू महासभा अभी भी सक्रिय है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कासिम बाजार के महाराजा ने की थी और 1924 में हिंदू महासभा अधिक प्रभावशाली हो गई थी, क्योंकि जो है एक ये पक्ष की मदन मोहन मालवीय को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिंदू महासभा अपने जो है शीर्ष स्तर पर पहुंच गई थी। इसी प्रकार यूनियनिस्ट पार्टी का गठन पंजाब में हुआ। पंजाब में जो भूस्वामी वर्ग था उसने जो है मिल करके यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। और जब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में आम चुनाव हुए थे, तो यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। तो ये जो है इसी तरीके से पंजाब में अकाली आंदोलन का समर्थन कर रहे एक दल अकाली दल का भी गठन हुआ था। अब साथियों आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य यह है, गांधी दास पैक्ट, यानी महात्मा गांधी को जब जो है गिरते स्वास्थ्य के आधार पर फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया, तो
जो है महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे इतिहास में गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे जो है समझा जाए, महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास के मध्य गांधी दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट 1924 में, फरवरी 1924 में जब महात्मा जी का जेल में स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा, तो उन्हें फरवरी 1924 को ब्रिटिश हुकूमत ने मुक्त कर दिया था जेल से, और गांधी जी तथा CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था। इसे ही जो है गांधी दास पैक्ट या समझौता कहा जाता है। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था। इसके तहत देशबंधु चित्तरंजन दास ने असहयोग को अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहने की बात को स्वीकार कर लिया। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि कांग्रेस के नाम और अभिन्न अंग के रूप में वो विधानसभा के अंदर कार्य करती रहे। यानी ये पहली बात कि असहयोग अब कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि स्वराज पार्टी अब जो है वो कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में वो विधायिकाओं में अपना कार्य करती रहेगी, और जो उसके अड़ंगा डालने की राजनीति है उसके तहत तो वो कार्य होता रहेगा। तो इस तरीके से ये गांधी दास समझौता जो है संपन्न हुआ। इधर महात्मा जी को लगा कि अभी भारतीय जनता एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अतः कुछ वर्षों तक महात्मा जी स्वयं को सक्रिय रखा कुछ सकारात्मक कार्यों के निष्पादन में, और जब उन्हें लगा 1930 के आते आते उन्हें लगा कि अब भारत की जनता पुनः एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो गई है, तो उन्होंने अपनी जो है 11 सूत्रीय मांगे, गांधी की 11 सूत्रीय मांगे वो जो है गवर्नर जनरल के समक्ष रखी गई, और जो है इन मांगों को उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से प्रसारित किया था। तो 11 सूत्रीय मांगों को समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मांगे उनको भी समझते हैं। गांधी की 11 सूत्रीय मांगे क्या थी? जब महात्मा जी को लगा कि भारत की जनता एक बार पुनः राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार है, तो उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रखा था। उसमें जैसे सैन्य व्यय में 50% की कटौती किए जाने की बात कही गई थी, क्योंकि जो सैन्य व्यय होता था और जिसका जो है वाहन भारतीय जनता द्वारा अदा किए गए टैक्स के माध्यम से किया जाता था, और जिसका लाभ भारतीय जनता को कोई नहीं होता था, क्योंकि जो है सैन्य अभियानों के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अन्य देशों में किया जाता था। तो महात्मा जी ने 50% सैन्य व्यय को कम करने की मांग रखी। साथ में दूसरी मांग जो उनकी प्रमुख थी वो भू राजस्व की जो दर है उसको 50% कर देने की मांग रखी, यानी पहले की अपेक्षा 50% की कमी करने की मांग रखी। और इसी तरीके से उन्होंने देश में पूर्ण शराबबंदी, साथ में नमक कर के अंत की मांग रखी। लेकिन जब
इन मांगों पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो महात्मा जी ने अपनी एक प्रसिद्ध दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। साथियों, दांडी यात्रा के संदर्भ में समझते हैं। दांडी यात्रा आधुनिक भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण 12 मार्च 1930 को महात्मा जी ने जो है दांडी यात्रा अपने साबरमती आश्रम के जो 78 सहयोगी थे उनके साथ प्रारंभ की थी, और जो है गुजरात के समुद्र तट, जो गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है, वहाँ पर दांडी नामक स्थान पर वो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे, और नमक को मुट्ठी में लेकर के सांकेतिक रूप से वो जो है नमक कानून को तोड़ दिया था। दांडी यात्रा के संदर्भ में साथियों मैं बता दूं कि 12 मार्च 1930 को जो 78 लोग साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकले थे, वो जो है समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर लाखों की संख्या हो गई थी। वो जो है ये यात्रा गांधी जी ने जो प्रारंभ की थी वो लगभग 240 मील की थी, और इस यात्रा को पूर्ण करने में लगभग उन्हें 24 दिन लगे थे। लेकिन इन 24 दिनों में जो एक सफल सत्याग्रही थे, प्रशिक्षित सत्याग्रही थे, और वो जानते थे कि कैसे जो है बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों में कैसे जनता को प्रेरित, उत्साहित और जन समर्थन हासिल करना चाहिए। अतः वो जब जो है दांडी यात्रा के तहत महात्मा जी आगे बढ़ते थे तो लोग जो है पहले से ही तैयारी कर रखते थे, और जो है कहीं तोरण द्वार बना करके, कहीं जो है फूल मालाओं से महात्मा जी का स्वागत करते थे लोग, और पहले से ही चूँकि तैयार होते थे तो गांव के अधिकांश पुरुष महिला वो जो है गांधी के साथ हो लेते थे, और ये जो है काफिला जो 78 लोगों का था वो दांडी नामक स्थान तक पहुँचने तक यानी 24 दिनों में लगभग लाखों लोगों का काफिला हो गया था। इस दांडी यात्रा का कवरेज करने वाला एक अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर था, जो गांधी के साथ जो है इस यात्रा में शामिल था, और जो है गांधी से वो नियमित प्रेस ब्रीफिंग करके अपने दुनिया के समाचार पत्रों में वो प्रेस ब्रीफिंग भेजता था बेव मिलर। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दांडी यात्रा के दौरान किस अमेरिकी पत्रकार ने जो है नियमित प्रेस ब्रीफिंग की थी। साथियों, दांडी नामक स्थान गुजरात के नवसारी, वर्तमान नवसारी जनपद में स्थित है, और जब ये यात्रा हुई तो इसका अभूतपूर्व प्रभाव वो देखने को मिला। पूर्व के लोगों ने, पूर्वी भारत के लोगों ने असम से सिलचर तक की यात्रा की और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा। दक्षिण भारत में श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में दक्षिण के लोगों ने वेदारण्य तट तक समुद्र यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। इसी तरीके से जो जनता धीरे धीरे इस आंदोलन के लिए तैयार हो रही थी, और जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा जी की इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी। आप जानते हैं नेपोलियन ने सत्ता प्राप्ति के लिए वो जो है एक पेरिस मार्च की थी, और इसी प्रकार इटली का तानाशाह मुसोलिनी था जिसने जो है रोम मार्च की थी। तो उससे सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी।
यहाँ पर साथियों दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। महात्मा जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन समझा जाए, ये क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि सविनय विनय पूर्वक ऐसे कानूनों का विरोध करना जो जनता के हित में नहीं है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। दांडी यात्रा के साथ ही 1930 से 31 के मध्य इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत की नीतियां जो अतार्किक है, जनता के हितों के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, उन नीतियों, उन कानूनों का विनयपूर्ण विरोध करना और इसमें जो है आंदोलन शांतिपूर्ण, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन चलाना इसका उद्देश्य था। साथियों, यहाँ पर इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था, जो स्वदेशी आंदोलन से लगातार असहयोग आंदोलन में भी यही बात थी और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही रखा गया कि विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जिससे सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसको अहित पहुँचे और वो जो है भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए तत्पर हो। साथियों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा जी के नेतृत्व में चला था, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रमुख नेता थे और गांधीवादी नीतियों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने का कार्य जो है वो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों को जो है खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार कहा जाता था और जो है ये सत्याग्रह करते थे लाल वस्त्र धारण करके, इसीलिए इन्हें जो है लाल कुर्ती, इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि यही जो लाल कुर्ती आंदोलन के जो है कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही इन्हें फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि से नवाजा था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को, चूँकि वो जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधीवादी नीतियों को लागू कर रहे थे, इसीलिए उन्हें जो है सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना गया है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रिका पख्तून नाम से प्रकाशित की थी, जो पाश्तो भाषा में प्रकाशित हुई थी। इन्हें एक और उपाधि मिली थी, बादशाह खान। लेकिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि गफ्फार खान ने जंगी पठानों का हिंदूकरण करके उन्हें नपुंसक बनाने का कार्य किया है। यानी वो जो जंगी पठान थे, जो युद्ध और जो है हिंसा में विश्वास करते थे, उन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनका हिंदूकरण किया और उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक के रूप में वो हो गए। तो यहाँ पर एक और साथियों घटना पेशावर में घटी थी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और कैसे जो है पेशावर घटना को समझते हैं। जब जो है पेशावर में
ये पठान यानी लाल कुर्ती आंदोलन से ही जुड़े पठान थे, अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन कर रहे थे। तभी जो है ब्रिटिश हुकूमत ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों की टुकड़ी वहां भेज दी थी और इन जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन एक उत्तराखंड का सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली, अनेक बार ये जो है प्रश्न पूछा गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली के आग्रह पर जो है ये इन सैनिकों ने अपने ही स्वदेशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये सैनिक ये जानते थे कि जो है उन पर कोर्ट मार्शल के तहत अनेक कार्यवाही होंगी, उन्हें जो है पद से भी हटाया जा सकता है और उन्हें जो है कठोर सजाएं भी मिल सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निहत्थे स्वदेशवासियों पर ब्रिटिश हुकूमत के आदेश के बावजूद गोली चलाने से इनकार कर दिया। अर्थात यहाँ पर साथियों ध्यान देने योग्य बात है कि अब जो है सेना में भी, पुलिस में भी वो जो है सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का प्रभाव महात्मा जी का वो दिखने लगा था। और जिस सेना या पुलिस के बल पर ब्रिटिश हुकूमत भारत में टिकी थी, अब उसमें भी गांधीवादी सत्य और अहिंसा का प्रभाव प्रारंभ हो गया था। तो ये पर्याप्त था कि जो है ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखड़ने लगे ये देख करके। यद्यपि गढ़वाल रेजिमेंट पर कार्यवाही हुई और जो है गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, चंद्र सिंह गढ़वाली को आजीवन कारावास हुआ, अन्य सैनिकों को भी मार्शल लॉ के तहत कठोर सजाएं हुई, लेकिन फिर भी ये घटना एक बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही थी कि अब जो है सत्य और अहिंसा सत्याग्रह का प्रभाव ब्रिटिश सेना में भी दिखने लगा था, जिसके बल पर ब्रिटिश हुकूमत भारत में टिकी हुई थी। एक ये पेशावर घटना के बाद एक साथियों धरसाड़ा नमक डिपो की लूट को समझते हैं। धरसाड़ा नमक डिपो की लूट को समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि साथियों नमक प्रकृति द्वारा प्रदत्त मुफ्त में मानवता के लिए एक वरदान के रूप में है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इस जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मुफ्त संसाधन उस पर भी वो नमक कर लगाती थी, तो वो जो है अमानवीयता थी और ये इसका विरोध गांधीवादी सत्याग्रही कर रहे थे। इसी विरोध के तहत धरसाड़ा नामक स्थान है महाराष्ट्र का, धरसाड़ा जिले में, वहाँ पर सरकारी नमक डिपो था, जहाँ पर वो जो है नमक सरकार एकत्र करती थी और अन्य स्थानों पर बेचती थी। इस नमक डिपो को लूटने की योजना गांधीवादी सत्य अहिंसा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बनाई और इस लूट की जो जिम्मेदारी नेतृत्व दिया गया था वो सरोजनी नायडू को दिया गया था और इस में सक्रिय रोल महात्मा जी के बड़े पुत्र मणिलाल का भी था। यानी धरसाड़ा नमक डिपो के जो लूट की योजना गांधीवादी सत्याग्रहियों ने बनाई थी, तो उसका नेतृत्व सरोजनी नायडू तथा गांधी जी के बड़े पुत्र मणिलाल कर रहे थे। यहाँ पर जब सरकार को नमक डिपो के लूटने की भनक पड़ी तो उन्होंने इस डिपो को जो है पुलिस और सेना द्वारा घेर लिया था सुरक्षा के लिए।
लेकिन गांधीवादी सत्याग्रही जो बिल्कुल निहत्थे थे, वो जो है बिल्कुल समूह का समूह निर्भय डिपो की ओर आगे बढ़ते थे, और ब्रिटिश हुकूमत की ये जो पुलिस थी वो जो है लोहे के मूठ लगे लट्ठों से इन सत्याग्रहियों का सर लहूलुहान कर देती थी। सत्याग्रही जो है घायल होकर के गिर पड़ते थे। सत्याग्रहियों का दूसरा समूह या जत्था आगे बढ़ता था, वो घायल सत्याग्रहियों को किनारे कर देता था और आगे चल बढ़ता था। पुलिस उनके साथ भी वही व्यवहार करती थी, अर्थात लोहे के मूठ लगे लट्ठों से वो जो है उनका सर लहूलुहान कर देती थी, घायल कर देती थी। अब एक नया जत्था आगे बढ़ता था, वो सत्याग्रहियों को पृथक किनारे करता था। तो ये क्रम कई बार चला, और इस घटना का दृष्टा उस समय अमेरिकी पत्रकार था वेव मिलर। वेव मिलर ने लिखा है कि समाचार भेजने के 20 वर्षों के कार्यकाल में हमने दुनिया में कई दंगे फसाद, नागरिक विद्रोह, प्रदर्शन, जुलूस देखे, लेकिन गांधीवादी अहिंसक सत्याग्रहियों का यह विरोध प्रदर्शन का ढंग मेरे लिए अभूतपूर्व था। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और जो है निहत्थे सत्याग्रहियों के समक्ष अंततः ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश पुलिस निढाल हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य हारा, और जो है महात्मा जी के ये गांधीवादी सत्याग्रही निहत्थे होने के बावजूद विजयी रहे। तो ये साथियों दरसाड़ा नमक डिपो की लूट के संबंध में ये जो है परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे समझना जरूरी है। इसके बाद जो है पूर्वोत्तर में मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोड़ पकड़ा था, और इस आंदोलन को वहाँ पर जियाल रंग आंदोलन नाम दिया गया था। मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया था जियाल रंग आंदोलन। ये बिल्कुल गांधीवादी तौर तरीके से जो है मणिपुर के नागाओं ने इस संघर्ष को प्रारंभ किया था। पहले जो है यदुनाग ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन जब उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार करके उन्हें मृत्युदंड की सजा दी, तो इसके पश्चात इनकी बहन गैडेल्यू जो मात्र 13 वर्ष की थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें भी गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। तो रानी गैडेल्यू का नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। अंततः जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ाद भारत की पहली जो सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है गैडेल्यू को मुक्त किया था कारावास से, और इनके जो है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का सम्मान करते हुए इन्हें रानी की उपाधि से नवाजा था। तो साथियों, ये जो है बढ़ते सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। उसने जो है गांधी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और जो है गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो यरवदा जेल में कैद करके रखा गया। ये कई बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को कहाँ पर जो है कैद करके रखा गया। और साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? तो अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। जैसे कि जो है असहयोग आंदोलन के दौरान
गिरफ्तार होने वाले पहले नेता वो मोहम्मद अली थे, वैसे ही इनका अब्बास तैयब जी का नाम लिया जाता है। सरकार की बौखलाहट इस कदर थी कि गांधी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और यरवदा जेल में गांधी को कैद करके रखा गया। लगभग 90,000 से अधिक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो है, जब यहाँ पर साथियों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उसी समय भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण पर विचार हेतु वो जो है गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हो रहा था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी दौरान हुआ, लेकिन किसी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के भाग न लेने से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की स्थिति वैसे ही थी जैसे राम के बिना रामलीला। यानी जो भारत का सबसे प्रमुख दल था कांग्रेस, और जो है गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उसने ही जब भाग नहीं लिया तो वो निरर्थक था। यद्यपि इसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख जो नेता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी भाग ले रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भाग न लेने से वो जो है व्यर्थ था। इसमें इस आंदोलन में इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। जब जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसे में जो है कोई महत्वपूर्ण स्थिति या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सरकार नहीं पहुंच सकी। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। उन्होंने जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड एरविन को निर्देशित किया कि वे जो है गांधी से बात करके कोई मध्य का मार्ग निकालें। और इधर जो है एम.आर. जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने फिर जो है गांधी से आग्रह किया और महात्मा जी को एरविन के साथ समझौते के लिए राजी कर लिया। तो गांधी एरविन समझौता साथियों 5 मार्च 1931, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इसे समझते हैं साथियों। लॉर्ड एरविन और महात्मा जी के बीच ये समझौता हुआ, और आप देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना जोरदार प्रभाव था कि पहली बार कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि को बराबर का दर्जा देते हुए, यानी बराबर मानते हुए, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एरविन ने समझौता किया। और उस समझौते के संदर्भ में वो जो है कहा था सरोजनी नायडू ने कि 2 महात्माओं का मिलन, यानी एरविन को भी जो है प्रशंसा दी गई थी और 2 महात्मा कहा गया था। महात्मा गांधी तो महात्मा जी थे ही, वो एरविन के संदर्भ में यानी 2 महात्माओं का मिलन कहा था। और इस पर जो है एक पॉइंट ये कि पहली बार बराबरी का दर्जा दिया गया, और साथ में दूसरा ये कि सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। यहाँ पर जो है महात्मा जी ने कांग्रेस की ओर से जिन बातों को स्वीकार कर लिया था, उनमें पहला तो यही था, नंबर 1 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं महात्मा जी वो जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड जाएंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जो पुलिस की ज्यादतियाँ हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच की मांग नहीं की जाएगी। तो ये 4-5 बिंदु
कांग्रेस की ओर से महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया था कि पहली बात तो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, दूसरा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं महात्मा जी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तीसरा ये कि ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार अब नहीं किया जाएगा, और चौथा ये कि जो आंदोलन के दौरान पुलिस उत्पीड़न या ज्यादती हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग नहीं की जाएगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड एरविन ने ब्रिटिश हुकूमत की ओर से इन बातों को स्वीकारा कि सीमित स्वयं के प्रयोग हेतु भारतीय जनता नमक बना सकेगी और उस पर कोई भी नमक कर नहीं लिया जाएगा। साथ में हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और तीसरा जो लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देंगे उन पर जो है कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से ये गांधी एरविन समझौता संपन्न हुआ। साथियों, यहाँ पर एक पक्ष मैं आपको बता दूं कि जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड की सजा सैंडर्स हत्याकांड में हुई थी। तो यहाँ पर जो चूँकि भगत सिंह की लोकप्रियता उस समय चरम पर थी और भारतीय युवक वो चाहते थे कि महात्मा जी पूरा दबाव बनाए भगत सिंह को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाने के लिए, और महात्मा जी ने भी ये बात रखी कि भगत सिंह को फांसी की सजा से मुक्त किया जाए, लेकिन लॉर्ड एरविन इसके लिए तैयार नहीं हुए। और जब जो है दिल्ली समझौता यानी गांधी एरविन समझौते के पश्चात जब महात्मा जी बाहर निकले थे तो वहाँ पर युवकों ने महात्मा जी के विरुद्ध नारे बुलंद किए थे, काले झंडे दिखाए थे। तो महात्मा जी ने भी कहा था कि भगत सिंह की राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के समक्ष हमारे मस्तक श्रद्धा से झुक जाते हैं। ये स्टेटमेंट पूछा गया है। महात्मा जी ने कहा था कि भगत सिंह के राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के समक्ष हमारे मस्तक देश प्रेम श्रद्धा से झुक जाते हैं। यद्यपि भगत सिंह को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाने में वो उसमें सफल नहीं हुए। अब साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए महात्मा जी वो एसएस राजपूताना जहाज से वो रवाना हुए, लंदन रवाना हो गए, और एसएस राजपूताना जहाज से वो 12 सितंबर 1931 को जो है वो लंदन पहुँचे थे। वहाँ पर साथियों एक और तथ्य मैं बता दूं कि सरोजनी नायडू जो ब्रिटिश कार्यकारिणी की सदस्य थी वो भी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु इसी जहाज से वो गांधी जी के साथ लंदन पहुंची थी। साथ में श्रीमती एनी बेसेंट व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु पहुंची थी। साथ और इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंसारी जो राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो भी महात्मा जी के साथ वो जो है एसएस राजपूताना जहाज से वो पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब जो है सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रख दी, और यहाँ तक कि मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी। वो प्रथा तो 1909 से चल रही थी, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए शेष हिंदुओं से पृथक रखते हुए दलितों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी, तो महात्मा जी ने जो है बीच में ही वो त्याग दिया इस सम्मेलन को, और इस तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
वो पूरी तरीके से असफल हो गया। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो उसके पश्चात साथियों इस यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाओं का मैं जिक्र और करूंगा कि यहाँ पर जो है महात्मा जी इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश सम्राट के आमंत्रण पर वो जो है उनके निवास सेंट जेम्स पैलेस में भाग लेने हेतु गए थे और सेंट जेम्स पैलेस की जब सीढ़ियों पर वो चढ़ रहे थे तो अर्धनग्न फकीर के रूप में एक आधी धोती में वो जो है महात्मा जी जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो वहाँ पर समाचार पत्रों के जो संवाददाता थे उन संवाददाताओं ने उन्हें घेर लिया और प्रश्न किया कि महोदय आप दुनिया के महान साम्राज्य के महान सम्राट से भेंट करने जा रहे हैं, वो भी इस वेशभूषा में अर्थात अर्धनग्न फकीर के रूप में, तो क्या आपको हिचक नहीं महसूस हो रही? तो इस पर जो है महात्मा जी ने बड़े स्वाभिमान से उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस वेशभूषा में कोई हिचक नहीं महसूस हो रही है क्योंकि मैं उन गरीब और निरीह भारतीयों का रहनुमा हूँ जिन्हें इतने वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हो पाते। फिर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा था कि फिर आपके सम्राट ने हम भारतीयों का शोषण करके इतने वस्त्र धारण कर लिए होंगे जो हम दोनों के लिए पर्याप्त होंगे। साथियों यहाँ पर एक अमेरिकी पत्रकार का जिक्र आता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने लिखा है कि जब महात्मा जी अर्धनग्न फकीर के रूप में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो वो दृश्य अद्भुत तथा दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। और इस चित्र को एनसीईआरटी बुक्स ने छापा है कि किस प्रकार एक जो है ऐसे गरीब और निरीह भारतीयों का नेता पूरे स्वाभिमान के साथ दुनिया के महान सम्राट से पूरे स्वाभिमान के साथ मिलने जा रहा है। यहाँ पर साथियों एक और मैं घटना का जिक्र करूँगा। महात्मा जी को ब्रिटेन की एक मजदूर बस्ती में भी आमंत्रित किया गया जहाँ पर लाखों मजदूरों ने उनका भव्य स्वागत किया था और कहा जाता है कि ऐसा स्वागत इस मजदूर बस्ती में ना तो इससे पूर्व किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का हुआ और ना ही किसी ब्रिटिश सम्राट का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है ब्रिटिश जनता पर भी गांधीवादी सत्य और अहिंसा का प्रभाव या जादू दिखने लगा था। यहाँ पर इस यात्रा के दौरान आंग्ल फिल्मों के हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन से मुलाकात करने उनके आमंत्रण पर उनके आवास पर पहुँचे थे। तो चार्ली चैपलिन ने अपनी जो है वो हास्य कलाकार थे तो अपने अभिनय से प्रतिक्रिया देते हुए वो जब गांधी जी उनके कक्ष में प्रवेश किए तो वो जो है छोटे कद के थे, सोफा के नीचे छिप गए थे। तो वो जो है बाद में जब निकले कहने पर तो उन्होंने कहा कि जो है एक महान महात्मा के समक्ष मेरे जो है जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारी अंग्रेज जात थी उनके जो है भारतीयों का निरंतर शोषण कर रही है। ऐसे में मेरी आत्मा ऐसे महात्मा का सामना करने के लिए ताकत नहीं जुटा पा रही। इस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। अंततः महात्मा जी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए और उनके स्वागत में जो भीड़ वहाँ पहुँची थी तो उस भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन मैंने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। और उन्होंने 4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने बर्बरता की नीति अपनाई।
सरकार ने बर्बरता की नीति अपनाई और जो है दमनकारी नीति के चलते अंततः धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन शिथिल पड़ गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। उसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक व्यापक कर दिया और जो है अब हर घर से कोई न कोई राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहा था। अब जो भारतीय महिलाएं थी, अभी तक घर की चार दीवारों के अंतर्गत थी, वो भी अब जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। और ये कहिए कि अब ये एक और अंतराल दिखेगा, लेकिन अंततः महात्मा जी का एक बार अंतिम महान अभियान चलेगा 1942 का, साथ में व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे पूर्व जो है पूना समझौता, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आदि मुद्दों पर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।